Okay guys, welcome to Chemistry for You. It is a class corresponding to UPSC Geochemist Analytical. UPSC Geochemist Analytical. Analytical Chemistry की क्लास है, पहली क्लास है UPSC Geochemist Analytical. सबसे पहले आप एनालिटिकल केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन देखिए, कितना कंट्रीब्यूशन एनालिटिकल केमिस्ट्री का है आपके यूपीएससी जियोकेमिस्ट एग्जाम में. एनालिटिकल केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो मैं सीधा शब्दों में लिखता हूं. एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूपीएससी जियोकेमिस्ट एग्जाम में कंट्रीब्यूशन. तो आपको पता चलेगा कि प्री में भी कंट्रीब्यूशन है और मेंस में भी. प्री में आपकी एक यूनिट है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एक यूनिट वहां पे प्री में है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के नाम से. मेंस में अगर आप देखोगे तो मेंस में पेपर फर्स्ट में जिसका नाम है इनऑर्गेनिक का पेपर, इनऑर्गेनिक वाले में 4 यूनिट वहां पे दी हुई है. इनऑर्गेनिक वाले में 4 यूनिट है. किसका? ओबियस. मेंस में पेपर फर्स्ट में इनऑर्गेनिक वाले पेपर में 4 यूनिट एनालिटिकल की है. नंबर 1. नंबर 2, जो पेपर थर्ड है आपका मेंस में, पेपर सेकंड फिजिकल का है, उसमें कोई यूनिट नहीं है. पेपर थर्ड में आपका जो पेपर थर्ड किसका है? ऑर्गेनिक प्लस एनालिटिकल का है. उसमें भी अगर आप देखोगे तो 7 यूनिट एनालिटिकल की है. 7 यूनिट. तो अगर आप पूरा फोकस करो तो पता चलेगा 12 यूनिट वहां पे है. 12 यूनिट एनालिटिकल की है. 12 यूनिट है एनालिटिकल की. 12 यूनिट एनालिटिकल की है. यस, प्री और मेंस दोनों में मिला के. मेंस में इतना सारा कंट्रीब्यूशन, मेंस में जो आप कह रहे हो 11 यूनिट, 11 यूनिट ना आपकी फिजिकल की है, ना आपकी इनऑर्गेनिक की है, ना आपकी ऑर्गेनिक की है. आपकी अगर देखोगे ध्यान से तो 11 यूनिट बन रही है मेंस में. तो मैं मेंस के पर्सपेक्टिव में लिखता हूं क्योंकि मेंस में है 11 यूनिट आपकी और जो प्री है उसमें है 1 यूनिट. तो मैं जनरली जो लिख रहा हूं मेंस के पर्सपेक्टिव में आपको सिलेबस दिखाता हूं. यह आपका केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट है. पेपर फर्स्ट का नाम है ओबियस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लेकिन अगर आप इसको देखो, ये वाला देखो एसिड बेस टाइट्रेशन, ये वाला देखो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये वाला रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये वाला कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक. चारों यूनिट, टोटल यूनिट कितनी है? 9 में से 4 यूनिट एनालिटिकल की है और पेपर का नाम है इनऑर्गेनिक. इसको समझिए आप बात को. 4 यूनिट एनालिटिकल की है, टोटल यूनिट है 9 में से 4 यूनिट एनालिटिकल की है, उसको समझिए. यानी 50% के ऑलमोस्ट एनालिटिकल है पेपर फर्स्ट में. पेपर सेकंड में तो पता है, पेपर सेकंड में जनरली आपका क्या है? फिजिकल. इसमें एनालिटिकल नहीं है, ये प्योर वी कैन से दैट ऑब्वियस. तीसरा जो पेपर है वो आपका किसका है? ऑर्गेनिक प्लस एनालिटिकल. इसमें क्या क्या है? इसमें 7 यूनिट पहली आपकी एनालिटिकल की है. ये आपका सारा एनालिटिकल है. तो अगर आप एनालिटिकल को फोकस करें तो एनालिटिकल की यूनिट 7 यहां पे है और जनरली 4 आपकी यूनिट यहां पे है. तो आपकी जो यूनिट बनती है वो बनती है 11 यूनिट. कितनी यूनिट बनती है? 11 यूनिट. यस, 11 यूनिट बनती है एनालिटिकल की. एनालिटिकल की यूनिट बनती है 11, 7 थर्ड पेपर में और 4 फर्स्ट पेपर में, मेंस में. अब थोड़ा सा एनालिटिकल का एक चार्ट देखिए जिसमें यहां पे यूनिट सेट होती है. जहां पे यूनिट सेट होती है: एरर, सेपरेशन मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, थर्मल मेथड, एक्सरे मेथड, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा, एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल्स, मिनरल्स है वैसे वो. अब अगर आप देखें एनालिटिकल केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्या डेफिनेशन है उसका, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. फिर मैं 1 बाई 1 यूनिट के बारे में लिखूंगा, पर पहले यस एनालिटिकल केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है. यस बोलो जी. तो साइंटिफिक मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस, जनरली जो बोला जाता है साइंटिफिक मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस, साइंटिफिक मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस, ये होता है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री. साइंटिफिक मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस जनरली ये आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है.
अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री को देखें तो जो टेक्निक है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, यानी कि जो केमिकल एनालिसिस की टेक्निक है, आपने क्या बोला, साइंटिफिक मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस, तो जो टेक्निक है केमिकल एनालिसिस की वो क्या है, तो एनालिटिकल जो टेक्निक है, एनालिटिकल जो टेक्निक है यानी कि केमिकल एनालिसिस को जो टेक्निक है वो दो जनरली कैटेगरी में ब्रॉडली डिफाइन होती है। पहला आपका होता है कन्वेंशनल टेक्निक और दूसरा होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। पहला कन्वेंशनल है, दूसरा आपका होता है इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। इसमें आपको सिलेबस को डिफाइन करना है। तो जो कन्वेंशनल टेक्निक है वो कन्वेंशनल टेक्निक में आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। कन्वेंशनल टेक्निक में जनरली आपका वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक दो अलग अलग हिस्सों में बांट सकता हूं। एक कह सकता हूं वॉल्यूमेट्रिक जो आपका प्री में इसी वर्ड से लिखा हुआ है, और दूसरा है आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब अगर वॉल्यूमेट्रिक में जाऊं तो यहां पे होते हैं टाइट्रेशंस, जैसे आप कहते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन कहते हैं, दूसरा आप कहते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं, तीसरा आप कहते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अलावा रिडोक्स टाइट्रेशन कहते हैं, आप रिडोक्स टाइट्रेशन कहते हैं। तीनों यूनिट अगर आप देखोगे, यस ये इनऑर्गेनिक वाले पेपर में लिखी हुई है, ये पेपर फर्स्ट की यूनिट है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आप कह सकते हो ग्रेविमेट्रिक फैक्टर कह सकते हो, दूसरा आप TGA कह सकते हो, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर कह सकते हो, और दूसरा थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कह सकते हो, TGA थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये भी आप इसमें लिख सकते हो, थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ये आप कह सकते हो जनरली आपकी कन्वेंशनल टेक्निक है। तो प्लीज फोकस कीजिए। अब अगर मैं इसको पेपर वाइज दिखाऊं तो ये कहां है, ये प्री में लिखा हुआ है, इसका मतलब प्री में वॉल्यूमेट्रिक नहीं, ये सारा लिखा हुआ है। दूसरा ये तीनों यूनिट आपके पेपर नंबर 1 में लिखी हुई है, पेपर फर्स्ट जो कि इनऑर्गेनिक वाला है, और ये भी आपका पेपर फर्स्ट में लिखा हुआ है, यानी कि इनऑर्गेनिक वाले पेपर में लिखा हुआ है। यूनिट के साथ देखिए प्लीज, इनऑर्गेनिक वाले में लिखा हुआ है, ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम में लिखा है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो अगर वॉल्यूमेट्रिक लिखा है तो कोई भी इसमें पूछा जा सकता है, ग्रेविमेट्रिक लिखा है तो ग्रेविमेट्रिक फैक्टर पे क्वेश्चन हो सकता है, या सिंपल प्रेसिपिटेशन को प्रेसिपिटेशन उस पे क्वेश्चन हो सकता है। ये आपका है जनरली कन्वेंशनल टेक्निक में आप कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में टाइट्रेशन है, एसिड बेस टाइट्रेशन हो, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हो, रिडोक्स टाइट्रेशन हो, पोटेंशियोमेट्रिक यहां नहीं लिख रहा हूं, कंडक्टोमेट्रिक यहां नहीं लिख रहा हूं। यस ये जनरली आपके कौन से हैं, कन्वेंशनल। दूसरी होती है आपकी एडवांस टेक्निक या इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। अब इस इंस्ट्रूमेंटल में भी बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में भी बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे पहला देख सकते हैं सेपरेशन, सेपरेशन टेक्निक। तो सेपरेशन में कौन कौन पढ़ते हैं आप, क्रोमेटोग्राफी, पेपर थर्ड में है आपका, सेपरेशन में क्रोमेटोग्राफी होता है, और दूसरा है सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। क्या है दूसरा, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। दोनों आपके सिलेबस में है, क्रोमेटोग्राफी, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। दूसरा सेपरेशन के अलावा आप कह सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। दूसरा क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जब आप देखते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में क्या है आपका, ओबियस यूवी हो गया आपका, IR हो गया आपका, एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो गया आपका, प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी में आ जाएगा वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में। ये 3 पोर्शन आपको करने हैं। यस ये आपका पेपर थर्ड में, ये आपका पेपर थर्ड में है। तीसरा आपका हो सकता है, यस तो पहला आप क्या बोलेंगे, सेपरेशन टेक्निक, दूसरा क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। सेपरेशन में आपका क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी, दूसरा क्या होगा, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या होगा, UV, IR, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तीसरा आपका हो सकता है जनरली वो हो सकता है आपका माइक्रोस्कोपी बेस्ड टेक्निक, माइक्रोस्कोपी बेस्ड टेक्निक। जिसमें आपका आता है टैम, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सैम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एटसेट्रा। माइक्रोस्कोपी बेस्ड जो टेक्निक है वो जनरली आपके सिलेबस में नहीं है। उसके अलावा आपकी हो सकता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक। इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक में आपकी आती है, यस कौन, आप कह सकते हैं पोलरोग्राफी, आप कह सकते हैं वोल्टामीट्री, वोल्टामीट्री, पोलरोग्राफी एटसेट्रा, ये आपकी आती है।
उसके अलावा अदर्स कह सकता हूं। अदर्स में मैं डाल सकता हूं डीटीए वगैरह, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, एक्सरे वगैरह, मास स्पेक्ट्रा वगैरह, ये मैं यहां पे डाल सकता हूं एटसेट्रा। तो ये आप बोल सकते हैं कि ये जनरली आपका चार्ट बनता है एनालिटिकल का। अगर किसी को पूरा एनालिटिकल पढ़ना हो तो ये पढ़ना है, लेकिन आपको पेपर स्पेसिफिक पढ़ना है, यानी कि जो सिलेबस में है वो पढ़ना है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक आपका प्री में चला जाता है। ये एसिड बेस कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक और रिडोक्स आपका पेपर फर्स्ट में चला जाता है। ग्रेविमेट्रिक वाला आपका पेपर फर्स्ट में चला जाता है, ग्रेविमेट्रिक बोलिए पेपर फर्स्ट में चला जाता है। ये थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आपका पेपर थर्ड में है, ये आपका पेपर थर्ड में है, ये आपका पेपर थर्ड में है, ये आपका पेपर थर्ड में, चाहे यूवी हो, चाहे आईआर हो, चाहे एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो, ये आपका पेपर थर्ड में है, डीटीए हो चाहे एक्सरे हो, ये आपका पेपर थर्ड में है। इसके अलावा भी 2 यूनिट है आपकी, तो यहां पे फोकस कीजिए। सेपरेशन बेस्ड टेक्निक, सेपरेशन में अलग से लिखा है सेपरेशन मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक बेस्ड टेक्निक, सिलेबस में अलग से लिखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो वहां पे लिखा है। तीसरा थर्मल बेस्ड टेक्निक, उसमें एक यहां से आएगी थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और दूसरी डीटीए यहां से आएगी। तो टीजीए और डीटीए दोनों आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। यस, एक्सरे अलग से लिखा हुआ है। यस, उसके अलावा इनमें कोई एरर अगर आ रहा है, यस अगर एरर आ रहा है इसमें, तो उसकी एक अलग से यूनिट दी हुई है एरर अगर है। और 2 यूनिट और है, वो क्या है, इनका एप्लीकेशन, एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल मिनरल्स, ये यूनिट लिखी हुई है वहां पे। पूरा सिलेबस इसी में से बन जाता है आपको इस चार्ट से ही। और दूसरा पेट्रोल एंड कोल रिलेटेड यूनिट, ये आपका यूनिट है पूरा, ये पूरा सिलेबस है। अब आप देखिए जरा ध्यान से क्या क्या है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस प्री में हो गया, एसिड बेस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्समेट्रिक, रिडोक्स और ग्रेविमेट्रिक पेपर फर्स्ट मेंस में हो गया। ये पेपर फर्स्ट मेंस का है, ये पेपर फर्स्ट मेंस में है। थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पेपर 3 में हो गया। सेपरेशन टेक्निक पेपर 3 में हो गया। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक पेपर 3 में हो गया। डीटीए एक्सरे पेपर 3 में हो गया। यस, ये आपका सिलेबस है। उसके अलावा 2 यूनिट आप ये कह सकते हो। और आपका एरर ये आपका है, क्योंकि जब आप साइंटिफिक मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस करते हो तो एनालिसिस में आप क्वांटिटेटिव भी कहते हो और दूसरा क्वालिटेटिव भी कहते हो, क्वांटिटेटिव भी कहते हो और क्वालिटेटिव भी कहते हो। यस, दैट्स गुड। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों आपको करना होता है। तो ये चार्ट जब आप देख लेते हो और उसके बाद जब आप उस सिलेबस को जाके देखते हो तो आपको आइडिया होता है, अच्छा ये लिखा हुआ है। ये चार्ट में देखो, ये लिखा है सेपरेशन मेथड, बिल्कुल लिखा है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड बिल्कुल लिखा है। थर्मल मेथड लिखा हुआ है, डीटीए टीजीए। एक्सरे मेथड लिखा हुआ है। इंडक्टिव प्लाज्मा लिखा हुआ है। ऑब्वियस, इंडक्टिव प्लाज्मा कहां लिखा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में लिखा हुआ है। ये स्पेक्ट्रा में लिखा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में लिखा हुआ है। ये आप कह सकते हो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का ही हिस्सा होता है ये इंडक्टिव प्लाज्मा, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का हिस्सा है, स्पेक्ट्रा का ही हिस्सा है ये आपका स्पेक्ट्रा हो ही गया, जिसमें यूवी, आईआर और एटॉमिक स्पेक्ट्रा लिखा हुआ है, ये इसका हो ही गया। थर्मल में डीटी और टीजीए हो गया, जो वहां पे बात चल रही थी। एक्सरे आपका हो ही गया। तो सब कुछ उस चार्ट में ही मिल जाएगा आपको। यस, ये सारी चीजें। सेपरेशन में आपका क्रोमेटोग्राफी और सोलवेंट एक्सट्रैक्शन हो ही गया। तो ये सारा आपको उस चार्ट में ही मिल जाता है, ये सारा उस चार्ट में है। उसके अलावा यही नहीं, अगर आप पेपर फर्स्ट पे जाओगे तो ये सारा चार्ट में ही एसिड बेस टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक, रिडोक्स और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो अगर आप यूनिट देखोगे तो सारी उस चार्ट के अंदर है। एरर ऑब्वियस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव कहते हो, तो एरर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या है वो एक्स्ट्रा है। और एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल मिनरल, इसी में आप अगर नीचे जाओगे तो वहां पे कोल एंड पेट्रोल भी मिलेगा आपको। तो ये यूनिट आप देख लीजिए प्लीज, क्या सिलेबस है। अगर आपने अच्छे से चार्ट को देखा है तो इस चार्ट में सारी यूनिट आपकी है। 2 यूनिट मुझे अलग से लिखनी पड़ी, ये उसका एप्लीकेशन पार्ट है, नहीं तो सारी चीजें इसमें आपकी मिलेगी। वॉल्यूमेट्रिक यहां मिलेगा, एसिड बेस टाइट्रेशन ये पेपर फर्स्ट का इनऑर्गेनिक वाला हिस्सा, ग्रेविमेट्रिक मिलेगा आपको, सेपरेशन टेक्निक मिलेगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगी। इस एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक होता है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा को अलग से यूनिट दी हुई है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेटाइल टेक्निक है, वो भी दिया हुआ है। उसके अलावा डीटी, एक्सरे वो अदर्स टेक्निक में डाल दिया मैंने, ये आप देख सकते हो। अब मैं इसमें कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं, मैं स्टार्ट करूंगा इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 यूनिट को कवर कर लेगी आपकी। टोटल यूनिट कितनी है? 11। टोटल यूनिट कितनी है? 11। 4 यूनिट आपकी कहां है? 4 यूनिट आपकी है पेपर फर्स्ट में। उन पेपर फर्स्ट में कौन कौन सी यूनिट है? मैं सिलेबस के प्रति बहुत ज्यादा कंसर्न हूं, सिलेबस फिंगर टिप्स से याद होना चाहिए। कौन कौन सी यूनिट है आपकी इसमें? आपका एसिड बेस टाइट्रेशन है, दूसरा कौन सा है? रिडोक्स है, तीसरा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक है, फोर्थ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस यहां पे है। तो 4 यूनिट तो ये है यहां पे।
और अगर मैं 7 यूनिट की बात करूं, 7 यूनिट कहां है, 7 यूनिट आपकी पेपर थर्ड में है। मेंस की बात कर रहा हूं, पेपर थर्ड में 7 यूनिट है। उन 7 यूनिट में से कौन कौन सी है, पहली मैं सेपरेशन टेक्निक लिखता हूं जिसमें क्रोमेटोग्राफी और सोलवेंट, थोड़ा थोड़ा ये भी आइडिया होना चाहिए कि इसमें मुझे जनरली क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा आइडिया जरूर होना चाहिए। क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ना है। दूसरा आप क्या कह सकते हैं, उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक पढ़नी है। जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक पे जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं, यूवी पढ़ते हैं, आईआर पढ़ते हैं और एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं। और जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा में यहां लिख देता हूं तो इसके नीचे ही लिख देता हूं आईसीपी, यानी कि प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग से पढ़नी है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा वाली, ये भी मुझे पढ़नी है। प्लीज फोकस करना इस पे भी, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। उसके अलावा थर्मल एनालिसिस की मेरी एक यूनिट दी है चौथी, थर्मल एनालिसिस। ये क्या दिया, थर्मल एनालिसिस का मतलब क्या है, डीटीए और टीजीए आपका दिया है, डीटीए एंड टीजीए आपका दिया हुआ है, दैट्स गुड। थर्मल एनालिसिस की भी यूनिट दी हुई है आपको, ये भी अलग से। उसके अलावा एक्सरे आप कह सकते हैं, एक्सरे अलग से यूनिट दी हुई है, यस। और 2 यूनिट छठी और 7वीं आप कह सकते हैं जोलॉजिकल मिनरल्स वाली, जोलॉजिकल मिनरल्स एनालिसिस यानी एप्लीकेशन पार्ट, और एरर इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जूलॉजिकल मिनरल्स के साथ ही कोक एंड कोल यानी कोल एंड पेट्रोल कह सकता हूं, वो भी यहीं पे पढ़ लेंगे, कोल एंड पेट्रोल। और दूसरा ये एरर इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये आपकी 7 यूनिट बनती है। अब मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, आपको फिंगर टिप्स पे सिलेबस याद होना चाहिए। मैं यूनिट नहीं कह रहा, मैं जनरली टॉपिक नहीं कह रहा हूं, पर यूनिट तो कम से कम याद हो कि मुझे ये पढ़ना है। अब इसमें लेके चलता हूं मैं क्या, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मैं लेके चल रहा हूं, ये यूनिट प्लस ये यूनिट। तो पहले मैं देखता हूं इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, फिर मैं देखूंगा क्या हमें पढ़ना है, वो जरा देखिए। एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा में लिख रहा हूं एटॉमिक। तो 4 यूनिट पेपर फर्स्ट की और 7 यूनिट पेपर सेकंड की और 1 यूनिट आपकी प्री की। 1 यूनिट प्री की कौन सी थी, वो प्री की यूनिट थी आपकी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें जनरली मोलरिटी क्या, मोलरिटी क्या, उस पर क्वेश्चन आते हैं, या फिर टाइट्रेशन से आ सकते हैं, एसिड बेस वगैरह से भी। तो ये आपकी प्री की यूनिट है। तो मैं अब जो लेके चल रहा हूं मैं ये लेके चलूंगा, इसको देख लीजिए प्लीज, ये वाली यूनिट मेरे पास है, यस। तो पहले आप इसके बारे में देखिए, जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है, जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है वो देखिए अब आप, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं क्या, सबसे पहले मैं देखता हूं इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली यूनिट। तो उसका सिलेबस देखिए प्लीज, ये आपका सिलेबस है स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेबस पूरा। लैम्बर्ट बियर लॉ, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस, लैम्बर्ट बियर लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, यूवी स्पेक्ट्रा, आईआर एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन वाला यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो पहले मैं ये लेके चल रहा हूं और इसी के साथ लैम्बर्ट बियर लॉ को पढ़ूंगा, इसी के साथ लैम्बर्ट बियर लॉ को पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा और इसके साथ लैम्बर्ट बियर लॉ को पढ़ूंगा। यानी कि मुझे ये पढ़ना है और ये जनरली आपका ऑर्गेनिक में भी होता है और एनालिटिकल में भी करवाते हैं। पर सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं क्या, फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन एंड लैम्बर्ट बियर लॉ। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस है। इसमें मुझे क्या पढ़ना है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसी के साथ जो ऊपर लिखा है वो क्या लिखा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऊपर क्या लिखा है, लैम्बर्ट बियर लॉ को इंक्लूड करते हुए, और बाद में इसमें मुझे पढ़ना है लैम्बर्ट बियर लॉ, और उसके बाद में इसी में पढ़ना है मुझे क्या, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, आईसीपी, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। ये आप देखिए पहले, फिर इसी में यूवी और आईआर भी आप पढ़ते हैं। थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड पढ़ा जाता है यहाँ, जो कि आपका एनालिटिकल का हिस्सा है, वो अलग से पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, लैम्बर्ट बियर लॉ, यस। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या पढ़ना है, मिलेगा अक्षय जी, अक्षय जी मिलेगा उसमें, जो आप कह रहे हैं उसमें आपको मैटर भी मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको मैटर मिलेगा, यस। नहीं, क्वेश्चंस जो आपने भेजे थे आए होंगे, वो विजिबिलिटी में हो जाता है, विजिबिलिटी में हो जाता है सर, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। वो स्क्रीन लगने वाली है 1-2 दिन में, तो उसमें विजिबिलिटी आएगी, आपके क्वेश्चंस नजर आएंगे सबको, आपको भी नजर आएंगे, हमें भी नजर आएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो आएंगे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे, उससे बेफिक्र रहिए आप। अभी हम जनरली स्टार्ट किया स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस, हाँ वो स्क्रीन में हो जाते हैं, डिजिटल
हाँ ओबियस ओबियस ओबियस, हाँ टेक्निकल ग्लिचेज हो जाता है कभी कभी, नंबर्स नज़र नहीं आते, वो तो हम भी मानते हैं, आपके नंबर्स नज़र नहीं आते, आपका हाँ आपकी परजेंस नज़र नहीं आती, वो होता है सर, और आपके क्वेश्चंस भी नज़र, तो हम उसके लिए स्क्रीन का देख रहे हैं, स्क्रीन लगाएंगे तो सब कुछ नज़र आएगा। ये देख लीजिए प्लीज़, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, लैम्बर्ट बेलर और आईसीपी। तो हमें सबसे पहले वही देखना है यस कि भाई सिलेबस क्या है और क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो पहले सिलेबस देख लेना, एटॉमिक स्पेक्ट्रो जो इन्होंने लिखा है पहले वो देख लो, फिर जो हमें बताना है वो हम देखेंगे। पहले इन्होंने जो लिखा है वो देखो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, चॉइस ऑफ सोर्स, मोनोक्रोमीटर, डिटेक्टर, चॉइस ऑफ फ्लेम एंड बर्नर, टेक्निक ऑफ एटोमाइजेशन एंड सैंपल इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ बैकग्राउंड करेक्शन। नजर नहीं आ रहा तो ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा प्रिंटेड फॉर्म में, उसकी टेंशन मत लेना, ये आपको दिया जाएगा जो भी इस पे लिखा है, सैंपल इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ बैकग्राउंड करेक्शन, सोर्स ऑफ केमिकल इंटरफेरेंस, मेथड ऑफ रिमूवल, टेक्निक फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ट्रेस एनालिसिस, फ्लेम एएस, वीजीएएस, जीएफएएस, सिंगल बीम, डबल बीम, सब कुछ, ईडीएल, एचसीएल, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो मैं अपना सिलेबस लिखता हूं, जो हमारा सिलेबस रहेगा यहाँ, ये सिलेबस आपको लिखना है, आवर सिलेबस, उसके साथ बुक भी लिख दूंगा, आवर सिलेबस क्या है और बुक कौन कौन सी है। सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक इंट्रोडक्शन, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक इंट्रोडक्शन यस। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक, क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक, एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक का क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक का क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं। तीसरा, और वो क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वो आप पढ़ते हैं यस, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ फोटोन यस, उसमें आपका एमिशन और एब्जॉर्प्शन आता है, ऑन द बेसिस ऑफ एटोमाइजर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा आप कहते हैं क्लासिफिकेशन के बाद, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोप में बेसिक इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन वगैरह है, क्लासिफिकेशन, उसके बाद कहते हैं आप क्या, फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दो आपको पढ़ना होता है। दिस वन, इसको बोलते हैं FAAS और इसको बोलते हैं FAES, FAES, इसको फ्लैम फोटोमेट्री भी बोलते हैं, फ्लैम फोटोमेट्री, ये आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से, फ्लैम फोटोमेट्री एंड FAS मतलब फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोर्थ में आपको पढ़ना है FAS का इंस्ट्रूमेंटेशन, FAS का इंस्ट्रूमेंटेशन, और इंस्ट्रूमेंटेशन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका फ्लेम। तो फ्लेम के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या है, फ्लेम का कंपोजिशन क्या है, फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर, दिस वन, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। तो फ्लेम के बारे में सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने का मतलब है याद भी रखना होगा, फ्लेम यस, फ्लेम का स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। उसके बाद आप कहेंगे मोनोक्रोमीटर यूज्ड इन दिस वन, डिटेक्टर यूज्ड इन दिस वन, तो टाइप ऑफ डिटेक्टर यहीं पे पढ़ लेंगे क्योंकि उस सिलेबस में लिखा हुआ है टाइप ऑफ डिटेक्टर यूज्ड कौन कौन से होते हैं। तो ये आपका होता है फ्लेम FAS वाला यस। उसके बाद आप FAS में, फ्लेम के बाद पढ़ेंगे FAS, FAS में आपका सोर्स जो होता है वो अलग होता है, तो यहाँ पे भी आपको इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है यस, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है, और इंस्ट्रूमेंटेशन में जब आप सोर्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे पढ़ना है HCl एंड EDL, होलो कैथोड लैंप और इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप की फंक्शनिंग, होलो कैथोड लैंप, इस पे क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार UPSC जियोकेमिस्ट में। और दूसरा आपका है इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप, इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप, ये भी आपको पढ़ना है, EDL एंड HCl की फंक्शनिंग। तो FAS में इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंटेशन में जनरली आपका सोर्स होती है ये, HCl होता है, EDL होता है, ये आपको पढ़ना है, HCl एंड EDL, इसकी फंक्शनिंग आपको पढ़नी है यस। उसके अलावा सिंगल बीम, डबल बीम वगैरह आपको पढ़ना है, सिंगल बीम, डबल बीम AS पढ़ना है, FAS पढ़ रहे हैं आप, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल बीम एंड डबल बीम AS, डबल बीम AS। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन FAS और FAS,
पूरा सिलेबस आप उतार लीजिए, पूरा सिलेबस आप उतारिए, जो जो हमें पढ़ना है वो मैंने लिख रहा हूँ। यस, जनरली जो जो हमने पढ़ा है वो मैंने लिखा है। क्या क्या आपको पढ़ना है? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिक इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक का क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ फोटॉन, एमिशन वाला पढ़ रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन वाला पढ़ रहे हैं। उसके बाद फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एफएएस और एफएईएस। उसके अलावा आप कह सकते हैं एफएईएस में क्या इंस्ट्रूमेंटेशन, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन में फ्लेम। उसके अलावा टाइप ऑफ डिटेक्टर क्या यूज करते हैं, एफएएस में इंस्ट्रूमेंटेशन, यस, एफएएस में एचसीएल और रेडियल, उधर सिंगल बीम डबल बीम, यस, इलेक्ट्रोलाइट डिस्चार्ज लैम्प। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन एफएईएस एंड एफएएस, एफएईएस और एफएएस का डिफरेंस क्या है, तो नेक्स्ट में लिख देता हूँ, छठा 7वां नंबर लिखता हूँ, 7वें में लिखता हूँ क्या, डिफरेंस बिटवीन एफएईएस एंड एफएएस, एफएईएस एंड एफएएस का बेसिक डिफरेंस क्या है, एफएएस। उसके अलावा आपको पढ़ना होगा जीएफएएस ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये पढ़ना होगा आपको। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, एफएएस के बाद जीएफएएस के अलावा दूसरा पढ़ना है वीजीएएस, यस, वेपर जनरेशन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेपर जनरेशन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपको पढ़ना है। वेपर जनरेशन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप पढ़ेंगे उसके बाद इंटरफेरेंस कौन कौन से होते हैं, इंटरफेरेंस इन एएस, ये सारा सिलेबस आपको पढ़ना है। इंटरफेरेंस इन एएस, उसमें इंटरफेरेंस जब पढ़ते हैं आप एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरफेरेंस कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें जनरली आप कह सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरफेरेंस कौन से हैं, आप कह सकते हो 2 टाइप के इंटरफेरेंस हो सकते हैं, स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस और दूसरा हो सकता है नॉन स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस। नॉन स्पेक्ट्रल में भी 3 टाइप के आप पढ़ सकते हो, केमिकल इंटरफेरेंस, मैट्रिक्स इंटरफेरेंस, आयनाइजेशन इंटरफेरेंस, या फिर आप कह सकते हो मैट्रिक्स इंटरफेरेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स या फिजिकल भी बोलते हैं। तो ये सारा आपको पढ़ना है। क्या क्या डिफरेंस बिटवीन एफएईएस एंड एफएएस, जीएफएएस क्या होता है, ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा आप कह रहे हैं वीजीएस वेपर जनरेशन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीसरा इंटरफेरेंस इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रल एंड नॉन स्पेक्ट्रल, एंड हाउ टू रिमूव दीज इंटरफेरेंसेस। दूसरा आपका हो सकता है कैसे उनको रिमूव कर सकते हैं, उन इंटरफेरेंसेस को कैसे रिमूवल किया जा सकता है, रिमूवल ऑफ इंटरफेरेंसेस। तो जनरली कुछ के लिए स्पेशल टेक्निक होती है इंटरफेरेंसेस, दोनों चीज़ें पढ़नी है, जनरल मेथड भी और स्पेसिफिक मेथड भी। जनरल मेथड भी पढ़ना है आपको और स्पेसिफिक मेथड भी पढ़ना है आपको। तो ये आप कह सकते हैं जनरल मेथड एंड स्पेसिफिक मेथड। तो यहाँ तक का सिलेबस आप देख लीजिए। टाइप ऑफ डिटेक्टर मैंने पहले ही बता दिया, ये आपका सिलेबस होता है पूरा किसका, एटॉमिक स्पेक्ट्र का। इसमें प्लाज्मा नहीं आया है, यस, प्लाज्मा के लिए आपको अलग से लिखना पड़ता है सिलेबस। तो प्लाज्मा में क्या क्या लिखना है, ये यहाँ तक किसका है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का, एफएईएस और एफईएस वाली जो है। उसके बाद 11वें पे लिख देता हूँ प्लाज्मा वाले में क्या करना है, प्लाज्मा का बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या होता है प्लाज्मा, कैसे बनता है प्लाज्मा, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लाज्मा, वो आपको पढ़ना है। दूसरा आप कह सकते हैं क्या कि आईसीपीएईएस का जनरल प्रिंसिपल क्या है, आईसीपीएईएस का जनरल प्रिंसिपल क्या है, और जनरली कंपैरिजन एफएईएस के साथ उसकी क्या है, आईसीपीएईएस का जनरल प्रिंसिपल एंड इट्स कंपैरिजन विद एफएईएस। इस पे क्वेश्चन था अब की बार भी, एंड इट्स कंपैरिजन विद एफएईएस के साथ इसकी कंपैरिजन क्या है। तो अगर आप देखोगे आईसीपीएईएस इज बेटर टेक्निक देन एफएईएस, तो वो किस तरीके से बेटर है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो आईसीपीएईएस जनरल प्रिंसिपल एंड इट्स कंपैरिजन विद एफएईएस। उसके बाद आईसीपीएईएस का इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, और उसके बाद आईसीपीएमएस का फंक्शनिंग कैसे होता है, आईसीपीएमएस का फंक्शनिंग कैसे होता है वो भी आपको देखना होगा। यस, स्पेक्ट्रल एंड नॉन स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस, ये आपका स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस होता है, वो आपका नॉन स्पेक्ट्रल है। जनरल मेथड नॉन स्पेक्ट्रल में काम आते हैं, नॉन स्पेक्ट्रल को रिमूव करने के लिए जनरल मेथड होते हैं काम।
और जनरली स्पेसिफिक मेथड आते हैं जब स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस को रिमूव किया जाता है। तो नॉन स्पेक्ट्रल के लिए जनरल मेथड यूज किया जाता है। कैसे रिमूव किए इंटरफेरेंसेस को? नॉन स्पेक्ट्रल के लिए जनरल मेथड यूज होते हैं और स्पेक्ट्रल के लिए स्पेसिफिक मेथड यूज किए जाते हैं। उसके बाद प्लाज्मा है, ICP-AES है। उसके बाद ICP-AES में मैं लिख सकता हूँ आगे ICP-AES का इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, 13 पे लिख देता हूँ। ICP-AES का इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है वो आपको देखना पड़ता है। यस, उसके बाद आप चले जाते हैं ICP-MS के पास। उसके बाद आप कहते हैं ICP-MS और उसका इंस्ट्रूमेंटेशन। ICP-MS बेसिक इंट्रो एंड उसका क्या, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन। बेसिक इंट्रो एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटेशन। अब उसके इंस्ट्रूमेंटेशन में ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में ही आपका क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में सैम्पलर स्केमर सिस्टम होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में ही आपका क्वाड्रेपल मल्टीप्लायर ट्यूब होती है, क्वाड्रेपल ट्यूब होती है जिसको आप कहते हैं। उसमें ही आयन लेंसेस होते हैं। तो सब सिलेबस में वही लिखा है उसका इंस्ट्रूमेंटेशन। और उसके बाद लिख सकते हो इंटरफेरेंसेस, इंटरफेरेंस एंड देयर रिमूवल, इंटरफेरेंस एंड देयर रिमूवल। तो ये 2 यूनिट की बात बन गई आपकी, 2 यूनिट की बात बन गई। ये आपकी 2 यूनिट होगी, यानी कि 7 में से 2 यूनिट। जो पेपर थर्ड है उसमें जनरली 7 यूनिट है, उन 7 में से 2 यूनिट की बात बन गई। जो आपने 7 यूनिट लिखी थी उन 7 में से 2 यूनिट की बात बन गई है आपकी, ऑब्वियस। तो आप कह सकते हैं 7 में से 2 यूनिट की बात बन गई है। कौन सी? ये वाली और ये वाली, जो टोटल है 2 यूनिट की बात बन गई, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला। अब बुक कौन कौन सी आप इसमें फॉलो कर सकते हैं वो भी लिख सकते हैं, बुक कौन कौन सी फॉलो कर सकते हैं वो भी लिख सकते हैं, बुक कौन सी फॉलो कर सकते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो मैंने छोटा कर दिया इसको ताकि ये 2 स्लाइड्स पे आ जाए। तो ये 15 टॉपिक है यहाँ पे। इन 15 टॉपिक में जनरली आप कह सकते हैं 15 टॉपिक में मैंने डिवाइड कर लिया इसको, और यूनिट हो गई 2 यूनिट। कौन कौन सी 2 यूनिट? पहला आपने बोला है एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक, एक तो ये हो गया आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक, और दूसरा आपका हो गया प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उसमें 2 चीज है प्लाज्मा में, कौन कौन सी? आप कह सकते हैं ICP-AES और दूसरा आप कह रहे हैं ICP-MS। तो वो दोनों भी हमने इसमें इंक्लूड कर ली। तो टोटल इसमें बन गई 15। आपका 2 यूनिट है यहाँ पे, तो 2 यूनिट के लिए आपको 15 टॉपिक तैयार करने हैं, ये 15। यस, इसके साथ साथ राइटिंग स्किल के लिए क्वेश्चंस, DPP, वो सब आपको मिलेगी PDF की फॉर्म में। यस, PDF की फॉर्म में वो आपको मिलेगा। तो ये था आपका जनरली सिलेबस जो आपको स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है जी। तो 2 यूनिट आपको मिलेगी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यानी कि ये आपका फ्लैम वाला हो गया और दूसरा ICP वाला हो गया अलग से। तो ये अगर मैं यहाँ सिलेबस में देखूँ तो आपको पता चलेगा कि आप 2 यूनिट को फॉलो कर रहे हैं। एक इसको, किसको? इसको, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा A6 यूनिट, और दूसरा आप कह सकते हैं A3 का एक हिस्सा, A3 का एक हिस्सा। तो 2 यूनिट में आप अभी कंट्रीब्यूशन चलेगा उसका। A6 में जाके सिलेबस में देख लेना, यहाँ पे आपका A6 में ये अलग से है A6, ये आपका अलग से है A6 में लिखा हुआ है, यानी पेपर 3 में, पेपर 3 में A6 नाम से जो है वो प्लाज्मा वाला ही है, और ये आपका A3 वाला है जो आपका पेपर 3 में है। तो ये 2 यूनिट मान के चलो आपका काम हो जाएगा 2 यूनिट का, अगर ये पढ़े। अब इंपॉर्टेंट है कि बुक कौन कौन सी पढ़ सकते हैं इसके लिए। तो बुक या आप यूनिट में बुक कौन कौन सी पढ़ सकते हैं, बुक आप ले सकते हैं, बुक रिकमेंडेड। आप कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी बुक है। तो आप पढ़ सकते हैं स्कूग एंड कोहलर, स्कूग एंड कोहलर आप पढ़ सकते हैं। यस, दूसरा आप कह सकते हैं एनालिटिकल के कोरस्पॉन्डिंग में ध्रुव चरण दास, इंडियन ऑथर की है। तीसरा आप कह सकते हैं BK शर्मा, ये भी इंडियन ऑथर की है। यस, BK शर्मा। और चौथा आप कह सकते हैं वोगल की क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वोगल की क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यस, वोगल की एनालिटिकल केमिस्ट्री या क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नाम तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है पर वोगल की एनालिटिकल भी आप लिख सकते हैं। तो स्कूग एंड कोहलर, DC दास, BK शर्मा एंड वोगल की वी कैन से दैट एनालिटिकल। तो ये जनरली आपकी 4 बुक, आप इसमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। और अगर अब मैं कहूँ कि स्कूग एंड कोहलर ले लो तो इट इज आल्सो बेटर बुक, और वोगल वाली कोई सी भी एक बुक आप जनरली आपको डिजिटली मिल रही हो या फिर आपको फिजिकल फॉर्म में कॉपी मिल रही हो तो आप उसको ले सकते हैं अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो। ठीक है, तो ये मैंने 2 यूनिट का सिलेबस लिख दिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग बुक लिख दी। अब मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूंगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा कहाँ से? ऑब्वियस यहाँ से।
पहला जो आइटम है वो क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद क्लासिफिकेशन। तो मैं वहीं से चल रहा हूँ, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, और उसके बाद क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ विच फोटोन यू आर गोइंग टू स्टडी, और नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ एटोमाइजर। तो सबसे पहले लिखता हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले लिख रहा हूं एटॉमिक स्पेक्ट्रा का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो लिखो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? यस, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, पहला क्वेश्चन यही है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? यस, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन विद मैटर, इसको आप कहते हैं जनरली क्या, विद मैटर इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या डेफिनेशन होती है। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आप जानते हैं, फिजिकल में भी पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। यस, that is very important. If matter is at the atomic scale, अगर मैटर आपका एटॉमिक स्केल पे है, if matter is at the atomic scale, it is called atomic spectra. ये क्या बोला जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और अगर मैटर इज एट द मोलिकुलर स्केल, तो ये बोला जाता है आपका क्या, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा। तो पहले तो जनरल डेफिनेशन यही बन गई कि क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा नथिंग एल्स बस स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर एट एटॉमिक लेवल। ये डेफिनेशन बन गई। क्या बन गई डेफिनेशन? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर एट एटॉमिक लेवल इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो पहला तो यही बना कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक डेफिनेशन क्या है। यस, हाँ, डेफिनेशन क्या है, पहला तो यही बना है। दूसरा आप कह सकते हैं एटॉमिक लेवल पे क्या। यस, तो अगर आप कहें कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा और मोलिकुलर स्पेक्ट्रा में बेसिक डिफरेंस क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो आप कहेंगे कि मैटर एट द एटॉमिक लेवल में एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, मैटर एट द मोलिकुलर लेवल में मोलिकुलर स्पेक्ट्रा होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रा और मोलिकुलर स्पेक्ट्रा में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एटॉमिक ट्रांजिशन जो होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रा देते हैं। एटॉमिक ट्रांजिशन, एटॉमिक में जो आप देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा जनरली कैसे होते हैं, हाँ, लाइन स्पेक्ट्रा होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा वेरी शार्प होते हैं, और जो मोलिकुलर स्पेक्ट्रा होते हैं उसका जो पीक मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, वो बैंड की फॉर्म में मिलता है। बैंड स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है, बैंड स्पेक्ट्रल। यस, रिप्रेजेंटेशन होता है। मोलिकुलर स्पेक्ट्रल का कैसा होता है, बैंड स्पेक्ट्रा होता है। मोलिकुलर का जो स्पेक्ट्रा होता है कैसा, बैंड होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का होता है लाइन होता है। ऐसा क्यों है, तो उसको जनरली एक्सप्लेन किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। यस, आपसे पूछा जाता है एटम, जनरली एटम जो होते हैं, एटम का जब स्पेक्ट्रा देखा जाता है तो लाइन ट्रांजिशन दिखाता है, और जो मोलिक्यूल का दिखाता है वो बैंड ट्रांजिशन दिखाता है। तो ऐसा क्यों है, तो उसको बताने के लिए आप लिखेंगे कि एटमिक स्पेक्ट्रा में आप लिख देंगे नीचे कि एटम प्योरेस्ट फॉर्म होती है। एटम इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटम क्या होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। यस, इट इन्वॉल्व ओनली इलेक्ट्रॉनिक मोशन, इट इन्वॉल्व ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ना तो ये नाइदर इट हैव वाइब्रेशन नोर रोटेशन, ना तो इसके पास वाइब्रेशन होता ना ही इसके पास रोटेशन होता। तो इट इन्वॉल्व ओनली व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये रखता है, इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा दिखाता है, जिसके कारण क्या होता है, इससे लाइन फॉर्म में मिलता है। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कह दोगे कि वो किस फॉर्म में मिलता है, ऑब्वियस लाइन फॉर्म में इसलिए मिलता है क्योंकि उसका जो ट्रांजिशन है वो सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है सिर्फ। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो भी ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन इन्वॉल्व ट्रांजिशन वी गेट इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर ओनली, इलेक्ट्रॉनिक ओनली। सिर्फ क्या है वो,
इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसलिए कैसे मिलते हैं, लाइन की फॉर्म में मिलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा। अब मॉलिक्यूल में क्या है, जब आप मोलिकुलर स्पेक्ट्रा कहते हो तो क्या बोलते हो, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा में क्या बोलोगे, आप सीधा बोलोगे कि ये तो मॉलिक्यूल में तो आपका वाइब्रेशन भी होते हैं, मॉलिक्यूल में तो आपके रोटेशन भी होते हैं, मॉलिक्यूल में तो आपके ट्रांसलेशन भी होते हैं, मॉलिक्यूल में तो आपके इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं, तो इसका मतलब सारे ट्रांजिशन वहां पे मिलते हैं। अगर वो सारे ट्रांजिशन मिलते हैं तो प्योर नहीं मिलेगा, वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा, बैंड की फॉर्म में। तो इट इन्वॉल्व रोटेशनल, वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो ये सारे ट्रांजिशन इन्वॉल्व करेगा, जिसके कारण ये क्या मिलेगा, सो स्पेक्ट्रा इज जनरली ऑब्टेन्ड इन फॉर्म ऑफ बैंड, इन फॉर्म ऑफ बैंड। और आप चित्र भी बना दे तो ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन। बैंड का मतलब है ऐसा, गॉसियन पीक बोलते हैं इसको, कैसा, गॉसियन पीक बोलते हैं इसको, गॉसियन पीक, गॉसियन पीक बोलते हैं, ऐसा मिलता है। और जब आप इसको देखते हैं तो इसका कैसा मिलता है, बिल्कुल लाइन, एक लाइन बना देना, जनरली बिल्कुल लाइन मिलती है, शार्प पीक, बिल्कुल लाइन। तो ये होता है लाइन स्पेक्ट्रा और ये होता है आपका बैंड स्पेक्ट्रा, ये होता है बैंड स्पेक्ट्रा। गॉसियन पीक बोला जाता है, बैंड स्पेक्ट्रा है ये आपका। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो एटॉमिक और मोलिकुलर में है वो आपका होता है कि एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा होते हैं वहां पे आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मिलते हैं, वो प्योर फॉर्म में रहता है, एटम इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। तो उसमें जनरली क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मिलते हैं, ना तो वहां पे वाइब्रेशन होता, ना रोटेशन ट्रांजिशन होता, नाइदर इट हैव वाइब्रेशन नो रोटेशन ट्रांजिशन, इसमें कोई भी ट्रांजिशन नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, ट्रांजिशन वी गेट इन स्पेक्ट्रा इज इलेक्ट्रॉनिक ओनली। सो लाइन स्पेक्ट्रा जनरली हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं और मिलता भी है। और जो आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि लैंथेनाइड, ये 2 बार क्वेश्चन जियोकेमिस्ट्री में आ चुका है इनऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव में, कि लैंथेनाइड जनरली शार्प पीक देते हैं, किसके मुकाबले, आपके जो अदर कॉम्प्लेक्स है, जो डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स है उसके अलावा उसके रेस्पेक्ट में एफ ब्लॉक क्या होते हैं, ज्यादा इंटेंस कलर देते हैं, शार्प कलर देते हैं, शार्प पीक देते हैं या इंटेंस कलर देते हैं। तो कैसा क्यों है, तो उसका आंसर यहां से दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है, आप बोलोगे कि एफ ब्लॉक में जो होता है आपका मेटल, वो एफ ब्लॉक जो मेटल है उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है जिसको ट्रांजिशन करना है वो डीपली सीटेड है, वो डीपली सीटेड है, किसमें, 4f में कह लीजिए या 5f में कह लीजिए, डीपली सीटेड है, तो वो लिगैंड से ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता, लिगैंड से ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता। किसमें, जो कॉम्प्लेक्स एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट बनाते हैं उस कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करना है वो इलेक्ट्रॉन डीपली सीटेड है, वो लिगैंड से ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता, लिगैंड के इन्वायरमेंट से वो ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता, जिसके कारण उसका ट्रांजिशन ऐसा प्रतीत होता है जैसे एटम का ट्रांजिशन हुआ हो, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ हो, कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं, बल्कि ऐसे प्रतीत होता है, इट सीम्स लाइक एज दैट इलेक्ट्रॉन कोरस्पोंडिंग टू एन एटम। समझ में आ रही है बात, कॉम्प्लेक्स का नहीं बल्कि किसका, इलेक्ट्रॉन इन एटम, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम टेक प्लेस। क्योंकि वो जनरली आप कहेंगे कि एफ ब्लॉक का जो मेटल है, ऐसे लिखता हूं, एफ ब्लॉक का जो मेटल है वो लिगैंड से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, यानी कि लिगैंड इन्वायरमेंट से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, लिगैंड इन्वायरमेंट से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। अगर वो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता तो जो इसमें ट्रांजिशन नजर आते हैं, तो जो एफ ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स के कोरस्पोंडिंग ट्रांजिशन है, एफ ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स के कोरस्पोंडिंग जो ट्रांजिशन है वो किसके कोरस्पोंडिंग माने जाते हैं, वो एटॉमिक ट्रांजिशन माने जाते हैं, वो एटॉमिक ट्रांजिशन जैसे प्रतीत होते हैं, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन जैसे प्रतीत होते हैं। और आपको पता है अगर एटॉमिक ट्रांजिशन है तो वो कैसे होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, वो किस फॉर्म में मिलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा की फॉर्म में मिलते हैं। जबकि जो डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस हैं, डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस में क्या कहते हैं आप, वो मोलिकुलर ट्रांजिशन है, वो क्या है, वहां पे एटॉमिक ट्रांजिशन है, यहाँ पे क्या है, मोलिकुलर ट्रांजिशन। इसके कारण ये क्या मिलते हैं, ब्रॉड मिलते हैं, लेस शार्प मिलते हैं, किसकी अपेक्षा, एफ ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा।
तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं उसको कि भाई अगर आपका एफ ब्लॉक का मेटल एटम लिगेंड से ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहा है तो एफ ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स से कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होंगे वो एटॉमिक ट्रांजिशन होंगे, और अगर वो एटॉमिक ट्रांजिशन होंगे तो वो कैसे होंगे, शार्प होंगे, वो लाइन स्पेक्ट्रा देंगे। लेकिन जो डी ऑर्बिटल्स वाले हैं उनके कॉम्प्लेक्सिस में जो मेटल एटम है वो तो लिगेंड से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, तो जो वहां पे ट्रांजिशन होंगे वो कैसे होंगे, मोलिकुलर ट्रांजिशन होंगे, तो वो कैसे होंगे, ज्यादा ब्रॉड होंगे। तो ये आप वहां से भी आज इसको कोरिलेट कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है, मैं लिख रहा हूं क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो मैंने कहा है। तो मैंने क्या बोला, एफ ब्लॉक का जो मेटल है वो लिगैंड से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, लिगैंड इन्वायरमेंट से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, एफ ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स से कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन है वो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जैसा प्रतीत होता है, जो कि शार्प मिलता है। लेकिन जो डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस है उसमें जो ट्रांजिशन है वो कैसे माने जाते हैं, मोलिकुलर ट्रांजिशन माने जाते हैं। क्यों मोलिकुलर ट्रांजिशन माने जाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स में डी ब्लॉक का मेटल एटम क्या होता है, मेटल एटम लिगैंड के साथ हाईली इंटरेक्टेड होता है, लिगैंड से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और आपको यह भी पता होगा कि इनका जो नेचर माना जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड माने जाते हैं। कैसे बॉन्ड माने जाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि एफ ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स कैसे माने जाते हैं, ऑब्वियस आयनिक बॉन्ड। कैसे माने जाते हैं एफ ब्लॉक वाले, आयनिक बॉन्ड। और अगर आयनिक बॉन्ड है तो वहां पे ट्रांजिशन कैसे नजर आते हैं, एटॉमिक ट्रांजिशन, और यहां पे ट्रांजिशन कैसे नजर आते हैं, मोलिकुलर ट्रांजिशन। जिसके कारण एफ ब्लॉक का अगर आपने ऐसा लिख दिया तो उसे पता चलेगा अच्छा आपको सारी बातें का पता है। एफ ब्लॉक के जो कॉम्प्लेक्सेस है वो आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑब्वियसली वो एटॉमिक ट्रांजिशन दिखाएंगे, और एटॉमिक ट्रांजिशन हमेशा कैसे होंगे, शार्प ही होंगे। तो वो यहां से भी आंसर दिया जा सकता है। अब मैं आगे चलता हूं फिर से, किसके पास, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के पास आता हूं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के पास आता हूं क्या, हाँ एटॉमिक स्पेक्ट्रा के पास। तो आपने क्या बोला, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बाद, तो मैंने यहां पे कहा कि दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन कैसे होता है, ये शार्प होता है, और ये क्या होता है, ये लाइन स्पेक्ट्रा बोला जाता है, और ये क्या होता है, ये लेस शार्प है, लेस इंटेंस है उसके मुकाबले, और जनरली बैंड की फॉर्म में मिलता है। ऐसे आप कह सकते हैं, लेस इंटेंस है वो मोर इंटेंस है। तो अब मैं चलता हूं आगे, नेक्स्ट लिखता हूं एटॉमिक स्पेक्ट्रा और उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा लिख दीजिए नेक्स्ट में फिर से। एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो डेफिनेशन आपको पता है, डेफिनेशन है क्या, इंटरेक्शन ऑफ EMR विद बोलिए आप, अक्षय जी बोलिए, रितिका जी बोलिए, सोनू जी बोलिए, चैतन्य जी बोलिए। आपको समझ में तो आ रहा होगा, थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन को बनाइए। मानता हूं पहली क्लास है पर फिर भी आपको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। चैतन्य है, सोनू है, अक्षय है, रितिका है, भगत, जो भी लोग जुड़े हुए हैं प्लीज बोलिए आप। यस नहीं पहुंचेगा, थोड़ा टाइम लेके पहुंचेगा, लिखा हुआ पहुंचेगा। अक्षय जी पहुंचेगा लिखा हुआ, अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें टाइम लग रहा होगा, वो टेक्निकल ग्लिचेज हो सकता है। जो आप लिख रहे हैं वो पहुंचेगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, थोड़ा लेट आएगा। तो नेक्स्ट लिखता हूं, फिर क्या, नेक्स्ट लिखता हूं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जो आपने बोला, तो आपने कहा है जनरली, जो डेफिनेशन आपने दिया, आपने क्या कहा, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन with matter at atomic level, study of, it is the study of, ऐसे लिख देता हूं, it is the study of interaction of electromagnetic radiation with matter at atomic level। ये आपने बोला है, यही तो बोला है आपने, यस at atomic level, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है तो जो आपका सैंपल सॉल्यूशन है वो आपका एटम की फॉर्म में होना चाहिए। आपका जो सैंपल है जिसको आप एनालिसिस करने जा रहे हैं, पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करने में, वो है कि आपका सैंपल क्या होना चाहिए, एटम की फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल स्टेप माना जाता है होता है एटोमाइजेशन। यस, तो फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टू अकर, फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टू अकर, ये तो आपने बता ही दिया कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही होगी, ना वाइब्रेशन होगा ना रोटेशन होगा। फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टू अकर इन एन एटम, यस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इज दैट सैंपल शुड बी इन एटॉमिक फॉर्म। यस, अकर इन एन एटम, सैंपल शुड बी एन एटॉमिक फॉर्म, सैंपल शुड बी इन atomic form, sample should be in atomic form।
यस, सैंपल किस फॉर्म में होना चाहिए? एटॉमिक फॉर्म में। सो द क्रूशियल स्टेप in studying atomic spectra is क्या है या ट्रांजिशन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज व्हाट? एटोमाइजेशन ऑफ द सैंपल। तो सबसे क्रूशियल स्टेप जो है वो आपका क्या है? एटोमाइजेशन ऑफ द सैंपल का एटोमाइजेशन। सबसे जो क्रूशियल स्टेप है, क्रूशियल स्टेट वी कैन से दैट क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ने के लिए सबसे क्रूशियल स्टेप है क्या? एटोमाइजेशन ऑफ द सैंपल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटोमाइजेशन ऑफ द सैंपल। अब एटोमाइजेशन करने के तरीके होते हैं अलग अलग, और एटोमाइजर के बेस पे ही आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली आपको तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपने अभी बोली। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने बोला क्या? डेफिनेशन। पहली चीज आपने बोली डेफिनेशन है। डेफिनेशन में आपने कहा ईएमआर का इंटरेक्शन किसके साथ? इंटरेक्शन मैटर के साथ। इंटरेक्शन किसके साथ? एटॉमिक लेवल पे मैटर के साथ, एटॉमिक मैटर के साथ। पहला तो चीज ये बोला आपने। दूसरा आपने कहा कि एटम क्या देते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा देते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा क्यों देते हैं? क्योंकि सिर्फ वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। और तीसरा आप कह रहे हैं कि एटोमाइजेशन एक क्रूशियल स्टेप है। तीन चीजों को देखिए, एटोमाइजेशन क्या है? क्रूशियल स्टेप है। तो जो क्लासिफिकेशन होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक का, वो भी इसी के बेस पे होता है, एटोमाइजर के बेस पे। तो वही मैं लिख रहा हूं। क्या लिखूंगा अब जनरली जो मैंने लिखा उसकी फॉर्म में, स्लाइड्स की फॉर्म में भी आपको दे सकते हैं। ये रहा स्लाइड्स जो आपको लगाते हैं। क्या है आपने अभी पढ़ा, जो बातें बोली वो देखिए। क्या पढ़ा आपने बोला इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आर द सब्जेक्ट ऑफ द साइंस कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इफ मैटर इज द एटॉमिक स्केल देन इट इज कंसीडर्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इफ मैटर एट द मोलिकुलर स्केल देन इट इज कंसीडर्ड एज मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंट्रोडक्शन कह रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा का क्या है। तो इस फॉर्म में भी जनरली आपको जो मैटर दिया जाता है वो ये है, वो इस फॉर्म में दिया जाता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का? एटम क्या होते हैं? एटम डू नॉट अंडरगो वाइब्रेशन एंड रोटेशन ट्रांजिशन ओनली इलेक्ट्रॉनिक वन। तो एटम डू नॉट अंडरगो वाइब्रेशन एंड रोटेशन ट्रांजिशन ओनली इलेक्ट्रॉनिक वन। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जाते हैं। सो क्या करते हैं वो? लाइन स्पेक्ट्रा देते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ये आपको मैटर में मिलेगा। ये आपका मैटर का पार्ट लिया हुआ है यहाँ पे कि भाई मैटर में आपको ऐसे लिख के मिलेगा, तो वो भी मैटर आपको पढ़ना होता है। यस, अब मैं लिखता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक। क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक। तो सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा का डेफिनेशन क्या है। दूसरी बात, एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइन ट्रांजिशन देते हैं। तीसरी बात, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्रूशियल स्टेप जो होता है वो क्या होता है? एटोमाइजेशन होता है। एटोमाइजेशन होता है। अब उसके बाद लिखता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक। तो मैंने क्या बोला? एटॉमिक स्पेक्ट्रा का डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक इंटरेक्शन ऑफ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर एट एटॉमिक लेवल, ये तो उसका डेफिनेशन है। यस, दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा क्यों देते हैं? लाइन ट्रांजिशन क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोशंस होती है, ना वहाँ पे वाइब्रेशन होता, ना रोटेशन होता, तो सिर्फ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आते हैं, जिसके कारण शार्प स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। और तीसरा आपने कहा है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा में सबसे क्रूशियल स्टेप होता है एटोमाइजेशन। एटम का स्पेक्ट्रा तभी तो देखा जाएगा जब आपका सैंपल एटॉमिक फॉर्म में होगा। यस, और उसके बेस पे भी आप इसको क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन पहला हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीड फोटोन के बेस पे, और दूसरा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एटोमाइजर के बेस पे। स्टडीड फोटोन का मतलब यह है कि आपका एटम आ गया, एटम ने फोटोन एब्जॉर्ब किया, वो एटॉमिक स्टेट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एम आपका एम स्टार में चला गया। तो अगर आप इस फोटोन की स्टडी कर रहे हैं तो ये तो आपका एब्जॉर्प्शन होता है। और अगर आप एम स्टार से एम यानी वापस आते हुए स्टडी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? एमिशन। तो एक तो ये क्या किसके बेस पे एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक डिवाइड होती है या क्लासिफाई होती है? तो पहला होता है कौन सा फोटोन पढ़ा गया, विच फोटोन इज स्टडीड, या ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्निक में लिख सकते हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीड फोटोन, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटोमाइजर क्या ले रहे हैं, और दूसरा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन स्टडीड, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ फोटोन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ फोटोन, स्टडी ऑफ फोटोन। इफ एब्जॉर्ब फोटोन इज स्टडीड, इफ एब्जॉर्ब फोटोन इज स्टडीड, इफ एब्जॉर्ब फोटोन इज स्टडीड तो क्या बोला जाता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज स्टडीड,
तो क्या बोला जाएगा, वो बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नंबर 1 ये हो सकता है, यस नंबर 1 ए। दूसरा, इफ एमिटेड फोटोन इज स्टडीड, एमिटेड फोटोन इज स्टडीड, वो होता है आपका क्या, इफ एमिटेड फोटोन इज स्टडीड वो होगा आपका क्या, एमिशन स्पेक्ट्रा, ये होगा आपका क्या, एमिशन स्पेक्ट्रा। नंबर 2 आप कह सकते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा है। और तीसरा आप कह सकते हैं बोथ फोटोन आर स्टडीड, उसको बोलते हैं फ्लोरोसीन स्पेक्ट्रा, बोथ फोटोन आर स्टडीड, एब्जॉर्ब भी और बोथ फोटोन आर स्टडीड। कौन सा, एब्जॉर्ब, बोथ एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड फोटोन इज स्टडीड, तो उसको क्या बोलते हैं, एमिटेड फोटोन इज स्टडीड, तो उसको बोलेंगे क्या आप, उसको बोलेंगे फ्लोरोसीन स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे, फ्लोरोसीन स्पेक्ट्रा, फ्लोरोसीन स्पेक्ट्रा। तो इसका मतलब अगर एटम आप ले रहे हैं तो एक तो होगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दूसरा आपका होगा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा, और तीसरा हो सकता है आपका एटॉमिक फ्लोरोसीन स्पेक्ट्रा। 3 टाइप के आपके एटम में स्पेक्ट्रा हो सकते हैं। तो एटॉमिक लगा दिया मैंने क्योंकि आप एटॉमिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, यस तो एटॉमिक लेवल पे पढ़ रहे हैं तो एटॉमिक लगा सकते हैं। तो अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ फोटोन कहते हैं तो ये आपकी 3 टेक्निक है। दूसरा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एटोमाइजर यू आर यूजिंग, दूसरा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एटोमाइजर यू आर यूजिंग, उसके बेस पे भी क्लासीफाई हो सकती है एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक। तो दूसरा लिखता हूं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एटोमाइजर, जैसे इफ एटोमाइजर इज फ्लेम तो ये होगा एटोमाइजर इज फ्लेम, तो ये क्या हो जाता है, या तो FAS हो सकता है या फिर FAES हो सकता है, फ्लेम एटॉमिक एमिशन या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। दूसरा, अगर आपका एटोमाइजर प्लाज्मा है तो नाम क्या हो जाएगा, ऑब्वियस वो हमें डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा होता है तो उसमें होता है ICP-AES या ICP-MS, वो हम पढ़ते हैं अलग से। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका एटोमाइजर फ्लेम है तो उसको क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं उसका मतलब है कि आप पढ़ने जा रहे हैं फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर फ्लेम एटॉमिक एमोशन, या फिर फ्लेम एटॉमिक एमिशन पढ़ने जा रहे हैं, एटॉमिक एमिशन पढ़ने जा रहे हैं, या फ्लेम में फ्लोरोसीन्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं ऑन द बेस ऑफ एटोमाइजर भी वो क्लासीफाई की जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पोर्शन था, जनरल इंट्रोडक्शन वाला। क्रूशियल स्टेप आपका क्या हुआ, ऑब्वियस क्रूशियल स्टेप हुआ आपका हाँ एटोमाइजेशन। तो अगर आप फ्लेम को एटोमाइजर यूज कर रहे हैं तो FAS पढ़ा जाता है। ICP को यूज कर रहे हैं तो आपका अगर एटोमाइजर आपका ICP है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा है, तो अब आप ICP-AES और ICP-MS पढ़ते हैं। यस, अगर आपका जनरली एटोमाइजर ग्रेफाइट फर्नेस है, ग्रेफाइट फर्नेस लिख देता हूँ GF, ग्रेफाइट फर्नेस है, तब आप GF-AES पढ़ते हैं और GF फ्लोरोसीन्स पढ़ते हैं। वो बताऊंगा क्यों इसमें आप ये पढ़ते हैं, पर अभी के लिए ये लिख लीजिए बस, ठीक है। तो ये आपका है जनरली ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक एटोमाइजर ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ फोटोन। तो जनरली आज के लिए मैं जनरली इतना ही बता रहा हूँ। तो जो मैंने बताया उसको सुन लीजिए, क्योंकि आपका जस्ट फर्स्ट क्लास है तो पहले एक बार देख लीजिए जो मैंने बताया। मैंने सबसे पहले बताया कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का वेटेज कितना है, प्री में 1 यूनिट है, मेंस में 11 यूनिट है। उन 11 यूनिट में से 4 यूनिट पहले पेपर में रखी हुई है। प्लीज सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए आपको। कौन कौन सी, एसिड बेस टाइट्रेशन, ग्रामेट्रिक एनालिसिस, रिडोक्स टाइट्रेशन, कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, और ये 7 यूनिट यहाँ पे रखी है। फिर मैंने एक चार्ट बनाया, वो चार्ट आपको फिंगर टिप्स पे अगर है तो उसमें कन्वेंशनल टेक्निक होती है और इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक होती है। कन्वेंशनल में आपका एक तरीके से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी कि टाइट्रेशन, दूसरी तरफ ग्रामेट्रिक एनालिसिस होता है, और जो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है उसमें सेपरेशन मेथड आता है, स्पेक्ट्रल टेक्निक आती है। सेपरेशन में आपका क्रोमेटोग्राफिक है, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन है, स्पेक्ट्रल में आपका UV है, IR है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, प्लाज्मा भी उसी में आप डाल सकते हैं। तीसरा आप कह सकते हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है। इलेक्ट्रो में पोलोग्राफी, वोल्टामेट्री होती है जो सिलेबस में यहाँ नहीं है। इलेक्ट्रो में पोलोग्राफी हो सकती है जो आपका फिजिकल में है। दूसरा आप कह सकते हैं पोलोग्राफी और वोल्टामेट्री। उसके अलावा माइक्रोस्कोपी बेस्ड टेक्निक है, टैम है, सेम है, और अदर्स टेक्निक में आपका एक्सरे या DT है, ठीक है। तो मैंने सिलेबस में बताया कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। यस, उसको मैंने अलग अलग करके भी यहाँ पे बताया,
दैट्स गुड। उसके बाद मैंने कहा कि हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा और इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। तो सिलेबस में क्या लिखा है वो आपको मिल जाएगा। ये मुझे क्या पढ़ना है, मैंने इसको 15 हिस्सों में बांट लिया है। यस, 2 यूनिट इसमें कवर हो गई है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और प्लाज्मा। और मैंने एक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, मैटर एट एटॉमिक लेकिन दैट इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अगर मैटर मॉलिक्यूल इसका स्केल पे है तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता है। बेसिक डिफरेंस क्या है, एटम जनरली लाइन स्पेक्ट्रा देते हैं, मॉलिक्यूल जनरली बैंड स्पेक्ट्रा देते हैं। कारण क्या है, क्योंकि एटम में ना तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती। जनरली वहां पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो जो ट्रांजिशन होते हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जनरली जब होंगे तो क्या मिलेंगे, शार्प मिलेंगे, क्योंकि वहां पे ना वाइब्रेशन का एंट्रेंस है ना रोटेशन का है। लेकिन जब आप यहां जाओगे तो मॉलिक्यूल में तो जनरली आपका इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, वाइब्रेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा, तो वो आपका बैंड की फॉर्म में मिलेगा। यस, मैंने एक क्वेश्चन इसका उससे भी तुलना करवाया कि एफ ब्लॉक का जो वी कैन से दैट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रा शार्प होते हैं, और जनरली जो डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा देते हैं। कॉमन जो डिफरेंस है एफ ब्लॉक कॉम्प्लेक्सेस में और डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्सेस में ये होता है कि लिगैंड के इन्वायरमेंट से एफ ब्लॉक के मेटल एटम ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते या ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। इसलिए यहाँ पे कैसे बॉन्ड नजर आते हैं, आयनिक बॉन्ड नजर आते हैं, आयनिक बॉन्ड से लगते हैं देखने में। और जो डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस है वो ज़्यादा वी कैन से दैट इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वहाँ पे कोवेलेंट साझेदारी सी लगती है, यानी कि मेटल भी उतना इन्वॉल्व है जितना लिगैंड। एफ ब्लॉक में ऐसा नहीं है। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जनरली एटॉमिक स्पेक्ट्रा को फॉलो करता है पैटर्न को, और ये जनरली मॉलिक्यूलर को। उसके बाद मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा में बताया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा का डेफिनेशन आपने देखा, लाइन स्पेक्ट्रा देता है। तीसरा क्रूशियल स्टेप क्या होगा, एटोमाइजेशन। सैंपल आपका एटोमाइज होना चाहिए और उसके लिए कुछ टेक्निक दी जाती है। यस, ये मैंने लिख के बताया कैसे दिखाते हैं। उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन बताया कि कौन सा फोटोन आपने स्टडी किया। ये मैकेनिज्म है, एक्चुअल में ये मैकेनिज्म है जो आप पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं स्टडी का। और दूसरा आपका हो सकता है एटोमाइजर के बेस पे, अगर आप फ्लेम ले रहे हैं तो FAS हो सकता है। क्यों ICP में AES नहीं होता, क्वेश्चन ये भी हो सकता है। क्यों ICP में जनरली AES नहीं होता, ICP में AES होती है, क्यों ICP में AES नहीं होता। ICP में AAS नहीं हो सकता, नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ये क्वेश्चन हो सकता है। आईसीपी में AS क्यों नहीं होता, या दूसरा हो सकता है ग्रेफाइट फर्नेस वाले में AES क्यों नहीं होता। AES और AS का मतलब आप समझ गए होंगे, AS का मतलब है एब्जॉर्प्शन वाला, ES का मतलब है एमिशन वाला। तो GF में AES क्यों नहीं होता, ICP में AS क्यों नहीं होता, यस फ्लैम में MS क्यों नहीं होता। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं जो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम पे, यानी कि हम एटोमाइजेशन पे नेक्स्ट टाइम पे फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम पे हम फोकस करेंगे एटोमाइजेशन पे, एटोमाइजेशन पे। यस, जो पहला क्रूशियल स्टेप है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको वो भी मिल जाएगा। ये वाला कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, तो तीनों यहाँ पे लिखे हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा कौन कौन सा है, आपका एमिशन हो सकता है, आपका एब्जॉर्प्शन हो सकता है, आपका फ्लोरोसेंस हो सकता है। ये मैटर जनरली आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा। 3 टाइप का होता है, AES होता है, फ्लोरोसेंस होता है, AS होता है, सब आपको मैटर की फॉर्म में मिलता है। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे दिया है। फर्स्ट स्टेप क्या आता है, एटोमाइजेशन होता है, तो जनरली आप एटोमाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्लासिफिकेशन एटोमाइजेशन के बेस पे देखते हैं। तो ये मैटर की फॉर्म में आपको वहाँ पे मिलेगा, यानी MS वर्ड पढ़ने को भी आपको मिलेगा, DPP भी वहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, आप क्लास को ईमानदारी से फोकस कीजिए तो आपको जनरली वेटेज मिलेगा, ऑब्वियस। तो ये थी आपकी क्लास, पहली क्लास एनालिटिकल की। मैंने सिलेबस बताया, मैंने एनालिटिकल का वेटेज दिखाया, और एनालिटिकल का वेटेज दिखाने के बाद मैंने जनरली आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा वी कैन से दैट स्टार्ट किया है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में मैं जनरली क्या कहा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का डेफिनेशन मैंने देखा है। आप इस वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उसको लिख लीजिए पूरे के पूरे को। उसके अलावा MS वर्ड देखिए जो आपको मिलेगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्लास ऑफ द एनालिटिकल केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। यस यस यस, एटोमाइजर।